हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास की पॉलिटी का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि हमारे इकाई 2 का है। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये सरकार है। तो आज हम जानेंगे कि सरकार होता है क्या, क्या है, कैसे है, ये सारा कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें एक चीज़ लिखा है जो हम देखते हैं, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टून के ज़रिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलती को ढूंढने के लिए करे। अब हम ये भी जानेंगे, जो ये जो ऊपर का जो ये जो हमारा जो पैरा है ना, ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो है ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर देखें तो यहाँ पे हमने कुछ चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। ठीक है, इस पाठ में आप यही पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, यह हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सरकार क्या करती है, वे कैसे निर्णय लेती है। अलग अलग तरह की सरकारें जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि हमने कई बार सरकार का जिक्र सुना है, तो हम ये आज जानेंगे कि सरकार होता क्या है, ये क्या होती है भूमिका। जैसे कि अगर देखें तो यहाँ पे कुछ ये है, तो हम देखना का ट्राई करते हैं। एक सेकंड। ठीक है, तो ये जो है हमारा सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। ठीक है, एक हमने देखा बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दरों में उछाल, सरकार ने प्याज के दर की कीमत को तय किया, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है। सरकार ने 15,000 से अधिक गाँव में को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इन सारे चीज़ों में हमें बार बार सरकार शब्द का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे सरकार, बाढ़ पीड़ितों में सरकार, यहाँ पे हमने सरकार को देखा, यहाँ पे हम सरकार की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे सरकार की बातें हो रही है। तो इसमें हर जगह हमें सरकार शब्द का जिक्र हो रहा है। तो हम ये जानेंगे कि सरकार होता क्या है। तो सरकार, जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल कहाँ बनाया जाए, स्कूल कहाँ बनाया जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ का दाम कैसे घटाया जाए, इत्यादि जैसी चीज़ें होती है, इसमें भी सरकार की मदद ली जाती है। तो हम अब ये जानने का ट्राई करेंगे कि सरकार होता क्या है और ये काम कैसे करती है। ठीक है, जैसे कि सरकार कई सामाजिक मुद्दों पे कार्रवाई करती है, उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करती है। ये सारी चीज़ें हमने देखा कि सरकार ये करती है, सारा कुछ हमारी जो काम वगैरह होती है वो सरकार ही करती है। तो अब हम ये जानेंगे कि सरकार होता क्या। तो सरकार एक सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि सरकार एक ऐसी संगठन या संस्था होती है जो किसी देश या क्षेत्र के शासन व्यवस्था को नियंत्रित करती है। सरकार कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं होता है। ये एक ऐसी संस्था होती है जिसके अंदर सारे कर्मचारी वगैरह काम करते हैं, जैसे कि हमारे IAS, IPS, एक छोटा सा पुलिस, जितने भी जो गवर्नमेंट वगैरह होते हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं। जैसे कि अगर रेलवे है, वो भी हमारे सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सारे हमारे सरकार के अंदर काम करती है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें सरकार की अगर हम प्रकार की बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार होती है, राजतांत्रिक सरकार होती है। ठीक है, तो हम जान गए कि ये जो सरकार जो होती है वो हमारे देश को चलाने का काम करती है। ये कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होती है, बल्कि ये सारे चीज़ों का मिक्सअप होता है। जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सब को मिला के जो बनता है वो हमारे सरकार होता है। ये सारे सरकार के अंतर्गत आती है। जो
जिससे हमारा देश या फिर हमारा राज्य एक शांतिपूर्ण तरीके से चल सकता है। अब हम आगे देखें तो क्या कह रहा है, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है, दूसरे देशों से शांति का संबंध बनाए रखना है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करता है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घिरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। तो ये बता रहे हैं कि सरकार क्या क्या काम करती है, कैसे काम करती है। जैसे कि सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है, देश को दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है, उसकी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करना है। ये सारे वर्क क्या करती है, हमारी सरकार करती है। ठीक है, अगर कहीं कोई विवाद होता है, कोई अपराध होता है, तो वो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। तो हमें पता चला, जैसे कि हमने देखा है सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। हम इन तीनों को भी सरकार के अंदर ला सकते हैं। अब हम यह कह सकते हैं यहाँ पे जो दिया, शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि इतना सब सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं, काम को करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। जब लोग, जैसे कि अगर हम बात करें, एक घर की बात करें, तो जब हम एक घर में रहते हैं तो और हम किसी घर में रहे, ठीक है, हमारा ये एक परिवार है, छोटा सा जॉइंट फैमिली है हमारी, ठीक है, चाहे जॉइंट हो या फिर स्मॉल हो, कोई भी फैमिली हो, तो उसे चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। किसी को हम हेड बनाते हैं, कोई हमारा सारे कुछ का हेड होता है, कोई जो होता है वो उसमें वित्त मंत्री कह दो, या फिर इनकम का सपोर्ट कोई करता है। जैसे कि देख लो, उसमें अगर हमारी जॉइंट फैमिली के लिए कोई खाना बनाने का खाना विभाग होगा, कोई इनकम का सारा कुछ उसके पास होगा, कोई बच्चों की देख रेख करेगा। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करते हैं। तो वैसे ही एक देश को चलाने के लिए भी अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, अलग अलग चीज़ों के डिपेंड करता है। हमें उसके लिए कानून व्यवस्था की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर पर्सन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जब वो मतलब कि जब अपना वर्क सही ढंग से ना करे, तो फिर उसे समझाने के लिए कुछ पर्सन की ज़रूरत होती है। तो ये सारे चीज़ मिला के हमारी सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सभी पर लागू। उदाहरण के लिए संसाधन के नियंत्रण, देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत, ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। तो ये सारे कुछ वर्क होते हैं जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अगर हम देखें तो सरकार कितने स्तर पर काम करती है, तो देखो, अब हम ये समझने का ट्राई करते हैं कि सरकार हमारे कितने स्तर पर काम करती है। तो जैसा कि इसमें दिया गया कि आपको पता है कि सरकार के कितने सारे स्तर हैं, कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। क्या आप सोच सकते हैं सरकार ये सारे चीज़ों का इंतजाम कैसे करता है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तर में काम करती है। ठीक है, तो सरकार के जो स्तर है हमारे, तो वो 3 स्तर है। एक तो हो गए वो पूरे देश के स्तर पे काम करती है, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा राज्य के स्तर पे, और तीसरा जो हो गया हमारा वो होगा स्थानीय स्तर पे। तो स्थानीय स्तर पे की जो हमारी सरकार होती है, जो स्थानीय स्तर की सरकार, जिसमें हमारा गांव आ जाता है, कस्बा आ जाता है, मोहल्ला आ जाता है, वार्ड आ जाते हैं। राज्य स्तर की बात करें तो हमारा पूरा एक राज्य आता है, और राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो ये इसमें पूरा देश आ जाता है। ठीक है, तो इन सब का पार्ट बाय पार्ट कम्बिनेशन के तौर पर हमारी सरकार चलती है। स्थानीय स्तर की सरकार के अंतर्गत हमारा क्या कहते हैं, स्थानीय स्तर की सरकार के अंतर्गत हमारे जो होते हैं मुखिया आ जाते हैं, पंचायत सचिव आ जाते हैं, पंच आ जाते हैं, सरपंच आ जाते हैं, वार्ड मेंबर आ जाते हैं। ये सारे हमारे स्थानीय स्तर की सरकार होती है जो अपने तरीके से शासन को चलाती है। जिला पार्षद हो जाते हैं, ये एक जिले के अंतर्गत ये अपने अपने कस्बे, क्षेत्र, मोहल्ले के शासन को सुचारू रूप से चलाती है। इससे थोड़े बड़े स्तर पर हम देखें तो राज्य के स्तर पे अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री होता है, उनके साथ उनके विधायक होते हैं। इनमें भी अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं जो एक राज्य की देखभाल करते हैं, और अलग अलग खंड प्रमंडलों में बटे होते हैं जहाँ पे विधायक वगैरह काम करते हैं, और वो अपने से नीचे स्थानीय स्तर की सरकारों पर भी नियंत्रण रखते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट बाय पार्ट कि हम कैसे किस प्रकार से अपने देश को अपने चलाएंगे, किस प्रकार से सरकार
इस तरह के कार्य करते हैं। तो इसमें तो हमने कार्यपालिका का देखा कि कार्यपालिका के अंतर्गत सरकार हमारे कितने स्तर पर और कैसे काम करेंगे। अब इसमें क्या करें, इस किताब में आप आगे चलकर स्थानीय सरकार कैसे काम करती है इसके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज़ अगर हम देखने का ट्राई करें तो यहाँ पे क्या करें, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन 2014 में तेलंगाना हमारा 29वां राज्य बना। जबकि अगर कोई ऐसा राज्य होता है जो हमें लगता है कि नहीं, इन्हें बांट दिया जाना चाहिए भाषा के आधार पे या फिर किसी अन्य आधारों पे, तो वो सरकार ये भी कार्य करती है, ठीक है। जैसे कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर 2 अलग राज्य बने जो कि केंद्र शासित प्रदेश में मिल गए, ठीक है। अब क्या कहता है, सरकार एवं कानून। हमने तो देख लिया सरकार के क्या क्या स्तर होते हैं, वे कैसे कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे सरकार कानून कैसे बनाती है। कानून क्या होता है, सरकार और कानून, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों पे कानून मानते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे यह भी ताकत रहती है कि लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्य करे, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा कि सरकार किस स्तर से कार्य करती है, तो वो हमारा कार्यपालिका के अंतर्गत आ गया, जिसके अंतर्गत हमारी शासन पद्धति आ गई कि ये कार्य कैसे करें। अब दूसरा स्तर हमारा आता है कानून। सरकार जो होता है वो सभी देशों के लिए कानून कैसे मनवाती है और कैसे बनाती है। तो ये जो होता है कानून बनाना, वो हमारा विधायिका के अंतर्गत आता है कि सरकार कानून का निर्माण कैसे करेगी कैसे नहीं। तो जिसमें विधायिका के अंतर्गत हमारी संसद आ जाती है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आता है कि सरकार अपने कानूनों को किस प्रकार मनाएगी। तो ये जो कार्य होता है वो हमारी न्यायपालिका करती है। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाए और पकड़ा जाए तो उसे जेल में सज़ा काटनी पड़ती है, जुर्माना पड़ता है, ठीक है। तो ये कानून किसके अंतर्गत बना, तो ये कानून हमारे संसद के अंतर्गत बना, संसद ने बनाया यह कानून, ठीक है। जिसके अंतर्गत हमारे राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों की बैठक के बाद ये कानून हमारा ये प्रस्ताव जो हुआ, हमने इस प्रस्ताव को पास कर दिया कि अगर कोई बिना लाइसेंस का पर्सन गाड़ी चलाएगा तो उसे जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इस कानून को नहीं मानता है तो इसके प्रति जो जवाबदेह होगा वो न्यायपालिका इसकी सज़ा देगी। न्यायपालिका के अंतर्गत आ जाता है हमारा कोर्ट, पुलिस विभाग, जेल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारी न्यायपालिका के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब तो हमें ये तो पता चल गया कि सरकार किस प्रकार करती है, ठीक है। अगर हम देखें तो फिर इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए और लोगों को उससे मानना क्यों ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन है कि किसी दूसरे कानून को लेकर यह कि हमें कानून मानना क्यों ज़रूरी है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि अगर हम खुद ही कानून नहीं मानेंगे, खुद कि कैसे वर्क करना है, किस प्रकार से हमें हमारे कानून की रक्षा करनी है, अगर हम नहीं करेंगे तो ऐसे में हमारे देश के बीच में अराजकता की भावना आ सकती है, अराजकता की स्थिति आ सकती है, ठीक है। सरकार जो कार्रवाई करती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे कानून होते हैं कि अगर लगे कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे और उसमें अगर लोगों को लगे कि नहीं, हमारी सरकार अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो इसके लिए लोग सरकार के खिलाफ उठा सकते हैं कदम। तो हमें ये भी पता चला कि शक्ति जो होती है हमारी वो जनता के पास भी होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसका धर्म या उसकी जाति के कारण नौकरी नहीं मिल रही है तो वो न्यायालय में जा सकता है। तो फिर यहाँ पे भी सरकार का कार्य हुआ, क्योंकि न्यायालय जो होता है वो भी हमारे सरकार के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने अर्थात उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि सरकार को ये निर्णय लेने और कानून को पालन करवाने की शक्ति जो होती है वो कौन देता है। तो ये हम जानेंगे सरकार के प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर उस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में सरकार कैसी है, ठीक है। ये भी निर्भर करता है ना कि वहाँ की सरकार कैसी है। लोकतंत्र में तो लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं,
तो देखिए, सरकार दो प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार। तो लोकतांत्रिक सरकार में जो शक्ति होती है वो हमारे जनता के पास होती है, जो जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं ताकि वो शासन व्यवस्था को संभाल सके। वे अपने पसंदीदा नेता को वोट देकर चुनते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों और उठाए गए कदमों के आधार पर बताना होता है और सफाई देनी होती है। तो लोकतंत्र में होता है कि जब हम अपने पसंदीदा नेता को चुनते हैं और उन्हीं के द्वारा सरकार बनाई जाती है, ठीक है। और जब ये लोकतंत्र में जाके ये सरकार बनाते हैं तो यही कोई कानून वगैरह बनाते हैं जिसका पालन हमें करना पड़ता है। और अगर सरकार कोई अच्छे ढंग से जब कार्य नहीं करती है तो फिर उन्हें इसके लिए जवाबदेही भी देनी होती है, जवाब भी देना होता है कि वो काम क्यों नहीं अच्छे ढंग से करते। दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। तो इसमें जो होता है वो शासन हमारा राजा के हाथों में होता है। इसमें वंशानुगत शासन होता है कि राजा के बाद उसका पुत्र शासन बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र शासन बनेगा, ठीक है। उनके राजा के पास एक छोटा सा सलाहकार का समूह होता है जिससे कि वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो होती है वो राजा के पास होती है। किंतु लोकतांत्रिक सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के हाथ में रहती है। वो जब चाहे सरकार का तख्ता पलट कर सकती है। अब हम अगर आगे देखें तो आगे इसमें क्या कह रहा है, कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को हम देखते हैं कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण होती है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? तो ये इसमें जो कह रहा है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण होती है जो उनको प्रभावित करती है। तो हाँ, हम इससे बिल्कुल सहमत हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक डाउट है जो आपको लिखना है इसके बारे में। आपके यहाँ जिस प्रकार का शासन व्यवस्था है, क्या उसके स्थान पर आपको कैसे शासन व्यवस्था चाहेंगे? तो हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, मगर अभी तो ये तानाशाही जैसा होता जा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार क्या है? भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और कई देश हैं जहाँ के लोगों को लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। इसलिए अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग निर्णयों को बनाने में भागीदार बनकर खुद का ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र कहने का एक और रीज़न यह होता है क्योंकि हम अपनी तरफ से अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को ही चुनकर लोकतंत्र में भेजते हैं और प्रतिनिधि लोकतंत्र में सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और उसमें भी हम सीधे नहीं चुनते, चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा। ये नहीं कह देते कि हाँ चलो तुम जाके बन जाओ। चुनाव होता है, उस चुनाव में अगर हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जाके अपनी लोकतांत्रिक सरकार बनाती है। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकता है जब तक देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट क्या कह रहा है कि आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक देश के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार नहीं है। मतलब इसके कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी अगर कह दे कि हम लोकतांत्रिक सरकार है तो वो ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति को लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप में और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये हमेशा की बात है कि हमें अपने अधिकारों की मांग करने के लिए हमेशा आंदोलन करना पड़ा है। जैसे कि यूरोप और अमेरिका की भागीदारी को बता रहा है कि महिलाओं और गरीबों को अपने अधिकार के लिए मताधिकार लेने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
जो कि यह मताधिकार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और ज़्यादा तेज़ी पकड़ी थी यह आंदोलन। इस आंदोलन और यह मताधिकार आंदोलन कहते हैं, इसे अंग्रेजी में सफ़्रेज मूवमेंट कहते हैं। अब ये सफ़्रेज मूवमेंट क्या है, तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति को लोगों में नहीं बांटा है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीब को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि उस वक्त महिलाओं और गरीब लोगों को सरकार के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ ली, क्योंकि उस दौरान सारे पुरुष जो थे वो युद्ध में लगे हुए थे और सारे जो कार्यभार थे वो सारे औरतें देखते थे। तो औरतों को अपनी शक्ति का अनुभव हुआ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए इस आंदोलन को मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सफ़्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ़्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उनका काम करने के लिए बुलाया गया, जो पहले पुरुष के काम को माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम को किया, उनकी व्यवस्था को करना शुरू किया, तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महिलाओं और उनकी क्षमता के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी धारणाएं बनाई रखी थी। क्योंकि उस वक्त महिला के बारे में बहुत सारी अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ, रूढ़िवादी धारणाएं बनाए हुए थे। ठीक है, इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा, क्योंकि जब महिलाओं पुरुष के कंधों से कंधे मिला के अपना कार्य करने लगी, तो इससे ये माना जाने लगा कि महिलाएं भी अपना निर्णय ले सकती है, तो क्योंकि उन्हें भी हक है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुने। उस वक्त ऐसा नहीं था कि महिलाएं अपना प्रतिनिधि चुन सकती हैं। वोट देने इसके बाद महिलाओं ने मताधिकार आंदोलन कर अपने वोट देने का अधिकार मांगी और उनके लिए आवाज़ मांगी। इसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किया, जंजीर बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई, भूख हड़ताल किया। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में मिला। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो भारत में आज़ादी से पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। उस वक्त उन्हें भी वोट देने का अधिकार नहीं था, इसलिए जनता ने संगठित होकर अपने अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेता ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के लिए विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति और शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर पसीना बहाकर ईमानदारी का काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह है। उस वक्त गांधी जी ने कहा कि ये बात तो बहुत गलत है। जिसके पास संपत्ति है वही जो अमीर है, जो उच्च वर्ग का है, वही सिर्फ वोट देने का अधिकार रखता है, और वैसे लोग जिनके पास शिक्षा नहीं है, अशिक्षित है, गरीब है, वो लोग वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वो पूरे दिन पसीना बहाते हैं और अपने देश के लिए इतना कुछ करते हैं, मगर उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है। तो ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पृष्ठ 33 और 34 मानचित्र को देखिए। भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्य और जिले को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ गतिविधियां हैं जो हमें करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसी के साथ हमने आज सरकार वाले चैप्टर को पढ़ा है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम स्थानीय सरकार को